हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस क्लास में हम इल्यूमिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पिछली क्लास में भी इल्यूमिनेशन को डिस्कस कर चुका है, तो फिर से भी मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा थोड़ा सा कि इल्यूमिनेशन क्या होता है। तो किसी भी प्रकाश सोर्स के द्वारा, किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा प्रकाश का किसी सरफेस पे पड़ना इल्यूमिनेशन कहलाता है। ठीक है, किसी सतह पर प्रकाश का पड़ना, लाइट का पड़ना, उसका इल्यूमिनेशन कहलाता है। ठीक है, आपको पता है इल्यूमिनेशन को हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम प्रदीपन बोलते हैं। ठीक है, और जो इसकी यूनिट होती है ल्यूमेन प्रति स्क्वायर मीटर या लक्स या मीटर कैंडल भी होती है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है लाइट। तो लाइट को आप सभी जानते हैं, सभी फैमिलियर हैं कि क्या होता है। ठीक है, लाइट मतलब प्रकाश होता है। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज दैट रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी विच प्रोड्यूसेस द विजुअल सेंसेशन अपॉन द ह्यूमन आई डिनोटेड बाई क्यू एंड एक्सप्रेस्ड इन ल्यूमेन आर। ठीक है, तो इस लाइट की बात की जाए तो इसे हॉट बॉडी से रेडिएंट एनर्जी के रूप में इसे परिभाषित किया जा सकता है। किसी हॉट बॉडी से रेडिएंट एनर्जी के रूप में यह इमिट करता है, जो कि मानव आँख के जो ह्यूमन आइस है, मानव की जो आँख हैं उसमें दृश्य संवेदना पैदा करने का काम करता है, जिससे ह्यूमन आई किसी भी चीज़ को आसानी से देख पाती हैं। ठीक है, हमारी जो आँखें हैं वो भी प्रकाश से ही प्रकाशित होती हैं। मतलब जब किसी बॉडी पर प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, जब कोई बॉडी इल्यूमिनेट होगी तभी ह्यूमन आई उसको आसानी से देख पाती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स की बात करेंगे तो हमें पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, ज्योति फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी विच इज़ डिनोटेड बाई एफ एंड एक्सप्रेस्ड इन ल्यूमेन। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स है इसको हम कैपिटल एफ या फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी लाइट सोर्स से प्रति सेकेंड रेडिएटेड लाइट एनर्जी को ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, किसी लाइट सोर्स से प्रति सेकेंड रेडिएटेड लाइट एनर्जी को ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं या इसको आप फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो ल्यूमेन होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, इसको हम हिंदी में ज्योति तीव्रता के नाम से जानते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, तो किसी प्रकाश पिंड द्वारा या किसी लाइट सोर्स द्वारा किसी गिवन डायरेक्शन में प्रति यूनिट सॉलिड एंगल में उत्पन्न ल्यूमेन को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, किसी लाइट सोर्स द्वारा किसी गिवन डायरेक्शन में प्रति सॉलिड एंगल में उत्पन्न ल्यूमेन को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट कैंडेला होती है। यदि हम इसको फॉर्मूले के रूप में एक्सप्रेस करें तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है, I इक्वल्स टू एफ अपॉन ओमेगा। तो हम इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और हमारा एफ क्या, फ्लक्स डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इक्वल्स टू होता है फ्लक्स डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल। तो यहाँ फ्लक्स कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, सॉलिड एंगल ओमेगा, और आई हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ठीक है, और जो इसकी यूनिट है वो कैंडेला है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कैंडेला। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला होती है। ठीक है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है। ठीक है, ये मतलब कह सकते हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ये एसआई यूनिट होती है और एक ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन की ये इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे प्लेन एंगल। हम इसके बारे में बात करेंगे प्लेन एंगल। तो इट इज़ द एंगल विच इज़ सस्टेंडेड एट अ पॉइंट इज इनक्लोज्ड बाय टू स्ट्रेट लाइन लाइंग इन द सेम प्लेन।
ठीक है, जब दो स्ट्रेट लाइन सेम प्लेन पर, एक ही प्लेन पर एक बिंदु पर लाई करती हैं तो उससे बना जो एंगल होता है उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन एक ही तल पर, एक ही प्लेन पर एक बिंदु पर जब मिलती हैं तो उनके बीच बने एंगल को हम प्लेन एंगल बोलेंगे। ठीक है, और जो हम इसको प्लेन एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। यदि आप किसी भी दो स्ट्रेट लाइन एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो यदि आप वहाँ पर उसका एंगल निकालेंगे तो आप आर्क, जो वहाँ पर आर्क बनता है, जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, वहाँ पर दो लाइन इस तरह से मिल रही हैं तो यहाँ इस एंगल की बात हो रही है, और इसको आप ऐसे बनाओगे तो ये आर्क हो गया, ये हमारा क्या है, ये आर्क है। ठीक है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये हमारा आर्क है। ठीक है, ये आर्क, ये जो बना है आपको दिखाई दे रहा है, ये आर्क है। ठीक है, तो जब आप आर्क डिवाइड बाई रेडियस करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। जो ये हमारा प्लेन एंगल है इसकी वैल्यू आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये रेडियन में आएगा। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल आपको पता है क्या होता है। सॉलिड एंगल इज सबटेंडेड एट अ पॉइंट इन स्पेस बाई एन एरिया एंड इज द एंगल enclosed in the volume formed by infinite number of lines lying on the surface of volume and meeting at a point। ठीक है, तो इसको यदि हम समझें तो ये क्या होता है कि स्पेस में क्षेत्रफल द्वारा एक ही बिंदु पर बनाए हुए एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, स्पेस में क्षेत्रफल द्वारा एक ही पॉइंट पर बनाए हुए एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं या ठोस कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये आप सॉलिड एंगल को जो है ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट जो होती है वो स्टेरेडियन होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखें तो एरिया डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर, तो यहाँ से आप सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल मतलब सभी दिशाओं की बात हो रही है, सभी दिशाओं में बहुत सारे नंबर ऑफ जो हमारे जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की बात की जाए तो उस वॉल्यूम को में बना जो एंगल होता है उसको हम सॉलिड एंगल बोलेंगे। ठीक है, कोई वॉल्यूम की बात हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर जो बना एंगल होता है उसको हम सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर ल्यूमेन के बारे में बात करेंगे। ल्यूमेन, तो ल्यूमेन जैसा कि इट इज़ डिफाइंड एज द ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड इन अ यूनिट सॉलिड एंगल बाई अ सोर्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ 1 कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि ल्यूमिनस फ्लक्स की ये यूनिट होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स की एसआई यूनिट ल्यूमेन होती है। ठीक है, यह उस ल्यूमिनस फ्लक्स के इक्विवेलेंट होता है जो एक कैंडल पावर के सोर्स द्वारा यूनिट सॉलिड एंगल में सभी दिशाओं में प्रदान किया जाता है। ठीक है, इकाई सॉलिड एंगल में सभी दिशाओं में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ल्यूमेन इक्वल्स टू कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल, तो यहाँ से आपको ल्यूमेन मिल जाएगा CP मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, तो यहाँ से आप ल्यूमेंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कैंडल पावर। ठीक है, तो कैंडल पावर क्या होती है। कैंडल पावर इज अ लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ अ सोर्स इन अ गिवन डायरेक्शन एंड इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ल्यूमेंस गिवन ऑन बाय द सोर्स इन अ यूनिट सॉलिड एंगल इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, तो लाइट सोर्स द्वारा किसी भी दी हुई डायरेक्शन में प्रति सॉलिड एंगल में इमिटेड ल्यूमेंस की संख्या को उसका कैंडल पावर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि कैंडल पावर क्या है। किसी भी लाइट सोर्स द्वारा किसी दी हुई डायरेक्शन में प्रति सॉलिड एंगल इमिटेड ल्यूमेन की संख्या को कैंडल पावर कहते हैं। क्लियर है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट मतलब इसको हम CP से डिनोट करते हैं, और ये ऑलरेडी कैंडल पावर को हम कैंडल पावर को CP से डिनोट करते हैं। और बात करें हम कैंडल पावर की, तो लाइट सोर्स की किसी भी डायरेक्शन में, कोई गिवन डायरेक्शन में प्रकाश लाइट रेडिएशन की एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, इसको हम इसका जो प्रतीक है
कैपिटल सी पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सी पी इक्वल्स टू ल्यूमेन डिवाइडेड बाई सॉलिड एंगल। तो यहाँ से आप कैंडल पावर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में इल्यूमिनेशन, तो इल्यूमिनेशन को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा, किसी लाइट सोर्स के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का किसी सतह पर पड़ना उसका इल्यूमिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो हमने इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्लक्स डिवाइडेड बाई एरिया। जो ल्यूमेन है वो कितने एरिया पर पड़ रहे हैं, किसी लाइट सोर्स द्वारा उत्सर्जित ल्यूमेन कितने एरिया तक पड़ रहा है, कितने एरिया को प्रकाशित कर रहा है, उसको हम कुछ इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू एफ अपॉन ए ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर, या इसकी यूनिट ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर या लक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा। फिर इसके बाद में हम लक्स की बात करें तो लक्स आपने थोड़ी देर पहले देख ही लिया कि लक्स जो इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है, ठीक है। एक लक्स 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर के इक्विवेलेंट होता है, के बराबर होता है, ठीक है। यह 1 मीटर रेडियस के स्फीयर के अंदर इल्यूमिनेशन है। कोई यदि हम 1 मीटर रेडियस वाले स्फीयर को लेते हैं तो उसमें कितना इल्यूमिनेट हो रहा है, इल्यूमिनेशन हो रहा है, उसको हम लक्स कहेंगे, ठीक है। उसको हम 1 लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, ठीक है। मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, ठीक है। तो इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, औसत क्षैतिज कैंडल पावर, ठीक है। तो क्या होता है ये, इट इज़ डिफाइंड एज द मीन of candle power in all direction in the horizontal plane containing the source of light, ठीक है। तो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हुए लाइट सोर्स के कारण हॉरिजॉन्टल प्लेन में सभी दिशाओं में कैंडल पावर का औसत मान, एवरेज वैल्यू ही उसका मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर होती है, MHCP होती है, ठीक है। क्लियर सभी को कि किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हुए लाइट सोर्स के कारण हॉरिजॉन्टल प्लेन में सभी दिशाओं में कैंडल पावर का औसत मान को उसका MHCP मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। तो इट इज़ डिफाइंड एज द मीन ऑफ द कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन एंड इन ऑल प्लेन्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर को हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं औसत गोलीय कैंडल पावर, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत के कारण सभी प्लेन्स में और सभी दिशाओं में जो कैंडल पावर का औसत मान होता है, किसी प्रकाश सोर्स के कारण सभी ऑल प्लेन्स और ऑल डायरेक्शन में कैंडल पावर के औसत मान को हम मीन स्फेरिकल कैंडल पावर कहते हैं, MSCP कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर, ठीक है। इसको हिंदी में हम औसत अर्धगोलीय कैंडल पावर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, ये इट इज़ डिफाइंड एज द मीन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन एबोव और बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश स्रोत के सेंटर में से गुजरने वाली हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर या फिर उस प्लेन के नीचे सभी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर सभी डायरेक्शन में या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे सभी डायरेक्शन में कैंडल पावर का एवरेज वैल्यू को ही उसका मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी जैसे मतलब पूरा एक कंप्लीट एक स्फेयर है तो उसके क्षैतिज प्लेन से ऊपर या क्षैतिज प्लेन से उसके नीचे जितना भी कैंडल पावर होता है उसके औसत मान को ही हम मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर
औसत अर्धगोलीय कैंडल पावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, इसको हिंदी में बात की जाए तो इसको घटाव गुणांक के नाम से भी जानते हैं, घटाव गुणक। तो क्या होता है ये? रिडक्शन फैक्टर ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट इज द रेशियो ऑफ इट्स मीन स्फेरिकल कैंडल पावर टू इट्स मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। मतलब जो हमारा रिडक्शन फैक्टर होता है ये MSCP मीन स्फेरिकल कैंडल पावर और MHCP मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर का रेशो होता है। ठीक है, तो ये सभी को क्लियर होगा। जो औसत गोलीय कैंडल पावर होता है और जो औसत क्षैतिज कैंडल पावर होता है उसका ये रेशो होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे लैंप इफ़िशियंसी। ठीक है, हम लैंप इफ़िशियंसी की बात करेंगे। तो लैंप इफ़िशियंसी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ल्यूमिनस फ्लक्स टू द पावर इनपुट। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ल्यूमेंस पर वाट। तो ये ल्यूमिनस फ्लक्स और पावर इनपुट पावर का रेशो होता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो लैंप द्वारा इमिटेड ल्यूमिनस फ्लक्स और कंज्यूम्ड पावर का रेशो होता है। जो कंज्यूम्ड पावर होती है, जो इलेक्ट्रिक इनपुट देते हैं, तो उसका ये रेशो होता है। इसे ल्यूमेन प्रति वाट से व्यक्त किया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, इसकी यूनिट जो है ल्यूमेन पर वाट है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है यूनिट। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे स्पेसिफिक कंजप्शन। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर इनपुट टू द एवरेज कैंडल पावर। ठीक है, तो इनपुट पावर और एवरेज कैंडल पावर का ये रेशो होता है और जो इसकी यूनिट होती है ये वाट पर कैंडेला होती है, वाट पर कैंडेला। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंजप्शन विशिष्ट खपत का यूनिट आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ब्राइटनेस और ल्यूमिनेंस। ठीक है, ब्राइटनेस और ल्यूमिनेंस। ब्राइटनेस मतलब आपको बात की जाए तो जो चमक, जो दीप्ति है, दीप्ति या चमक, हिंदी में अपन इसको दीप्ति या चमक ही बोलेंगे ब्राइटनेस को। तो ये क्या है? व्हेन आई रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। जब हमारी आंखें बहुत अधिक अमाउंट की लाइट को रिसीव करती हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी लाइट सोर्स से, वी से इट इज़ ब्राइट एंड ब्राइटनेस। तो हम इसको चमक बोलेंगे या इसको हम ब्राइटनेस बोलेंगे। ठीक है, या कह सकते हैं कि किसी सरफेस के पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया की ल्यूमिनस इंटेंसिटी को उसकी ब्राइटनेस कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? किसी सरफेस की पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया की ल्यूमिनस इंटेंसिटी को उसकी ब्राइटनेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा। फिर इसको और भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, और जो ब्राइटनेस को हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं और जो इसका फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ फॉर्मूला लिखा गया है। कैपिटल L इक्वल्स टू आई, ये होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिवाइड बाई A cos थीटा। ठीक है, और इसकी जो थीटा होता है ये जो एंगल होता है हमारा, ठीक है, जो हमारे लाइट एनर्जी इमिट होती है उनका जो एंगल होता है प्लेन सरफेस से, तो उसका ये एंगल लेते हैं थीटा। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिवाइड बाई एरिया इंटू कॉस थीटा, ए एरिया को डिनोट करता है। तो यहाँ पर आपको कैंडल मीटर स्क्वायर आपको इसकी यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पर आपको NIT नीट दिखाई दे रहा है। नीट इज डिफाइन एज कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बिगर यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस इज स्टेबल विच इज डिफाइन एज कैंडेला पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्या है नीट, पहले हम बात करते हैं, फिर इसके बाद में हम स्टेल्व की बात करेंगे। तो एक कैंडल प्रति स्क्वायर मीटर ब्राइटनेस को नीट से व्यक्त करते हैं। ठीक है, एक कैंडल प्रति स्क्वायर मीटर ब्राइटनेस को हम नीट NIT से व्यक्त करते हैं। यह है मतलब ब्राइटनेस की एक छोटी यूनिट है। ठीक है, फिर स्टेबल की बात करें जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टेबल। तो ये क्या होता है, एक मिनट, हाँ, तो ये क्या होता है, एक कैंडल पर स्क्वायर सेंटीमीटर को स्टेबल कहते हैं।
एक कैंडल प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर को स्टिब्ल कहा जाता है। ये जो हमारी ब्राइटनेस है इसकी बड़ी यूनिट होती है। तो छोटी यूनिट नीट है और जो ब्राइटनेस है उसकी बड़ी यूनिट स्टिब्ल होती है। ठीक है, सभी क्लियर है यहाँ से। फिर इसके बाद में हम देखेंगे ग्लेयर। ठीक है, ग्लेयर इसको हम चौंध बोलते हैं ना। जनरली हमारे आँखों में कोई चीज़ सामने एकाएक आ जाती है या बहुत ज़्यादा आँखों में प्रकाश आ जाता है तो बोल देते हैं चकाचौंध हो गई हमारी आँखें, कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ इस प्रकार से ये फिनोमिना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि द साइज ऑफ द ओपन ऑफ द प्यूपिल, जो आँख की आपकी प्यूपिल पुतली होती है, प्यूपिल इन द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाई इट आइरिस। ठीक है, क्या होता है कि जब हमारे आँखों पर बहुत तेज़ प्रकाश पड़ता है तो आँखों की जो ये प्यूपिल है, पुतली है, ठीक है, पुतली है, इसका जो आइरिस होता है ये सिकुड़ जाता है। ठीक है, ये सिकुड़ जाता है ताकि हमारी आँख में उसमें आवश्यकता अनुसार ही जो लाइट है वो प्रवेश करे। ठीक है, जिससे हमारी रेटिना को क्षति ना पहुँचे। ठीक है, नहीं हमारा रेटिना यदि हमें आवश्यकता अनुसार लाइट ना पहुँच के बहुत अधिक लाइट हमारी आंखों में पहुँच जाता है, हमारे प्यूपिल्स पे या आइरिस प्यूपिल्स पे पहुँच जाता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा रेटिना होता है, जो दृष्टि पटल होता है, वो ख़राब हो सकता है, उसमें क्षति पहुँच सकती है। ठीक है, तो क्या होता है कि इससे हमारी आँखें ख़राब हो सकती हैं। तो जब एकाएक लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक से हम वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं, तो जो ये घटना होती है इसी को ही ग्लेयर कहते हैं। ठीक है, जब एकाएक हमारी आंखों पे लाइट का पड़ना जिससे हमारी आंखें किसी वस्तु को आसानी से देख नहीं पाती हैं, ठीक है, और वस्तु को देखने में उस समय कठिनाई होती है, तो उसको हम ग्लेयर कहते हैं। देखा होगा जब अचानक आपकी आंखों में कोई टॉर्च मार दे तो हम जब दूसरी तरफ देखते हैं तो हमको कुछ वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ये जो फिनोमिना है, जो ये घटना है, इसको हम ग्लेयर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ग्लेयर पता चल गया कि अचानक आँखों में लाइट का पड़ना जिससे हम आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाते हैं, तो इस घटना को हम ग्लेयर कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में देखेंगे हम स्पेस हाइट रेशो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है स्पेस हाइट रेशो, या इसको हम स्पेस ऊंचाई अनुपात के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर बताया गया है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लैंप एंड हाइट ऑफ देयर माउंटिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हम जो स्पेस हाइट रेशो को हम यह लैंपों के जो बीच की क्षैतिज दूरी और जो वर्किंग प्लेन होता है उसकी ऊंचाई के अनुपात को हम स्पेस हाइट रेशो बोलते हैं। ठीक है, लैंपों के बीच की क्षैतिज दूरी तथा जो वर्किंग प्लेन होता है उसके ऊंचाई के अनुपात को हम स्पेस हाइट रेशो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि स्पेस टू हाइट रेशो दिखाया गया है, ये दिखाया गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लैंप, जो दो एडजेसेंट लैंप होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लैंप और माउंटिंग हाइट ऑफ लैंप एबो वर्किंग प्लेन। ठीक है, तो जो भी वर्किंग प्लेन से कितनी ऊंचाई है उसके अनुपात को हम यहाँ पर स्पेस टू हाइट रेशो बोलेंगे। फिर इसके बाद में हम यूटिलाइजेशन फैक्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, तो इसे हम यूटिलाइजेशन फैक्टर या उपयोगिता गुणक बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल ल्यूमेन रीचिंग द वर्किंग प्लेन टू टोटल ल्यूमेन गिवन आउट ऑफ लैंप। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो भी हमारा लैंप है, जो हमारा लाइट सोर्स है, वो जितना भी ल्यूमेन इमिट करता है उतना टोटल ल्यूमेन यूज नहीं हो पाता है, उसका कुछ भाग वेस्ट चला जाता है। तो जितना भाग यहाँ पर यूज होता है उसी को ही यूटिलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, उसी को हम यूटिलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। किसी भी प्रकाश लाइट सोर्स के द्वारा रेडिएटेड किया गया जो सारा लाइट कार्यस्थल पर
उपयोग नहीं होता है, उपयोग का कुछ भाग इधर उधर चला जाता है। ठीक है, यदि हम इसको रेशो के रूप में देखें तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टोटल ल्यूमेन रीचिंग द वर्किंग प्लेन डिवाइडेड बाय टोटल ल्यूमेन गिवन आउट बाय द लैंप। ठीक है, तो इसको जितना हमारा यूज हो पा रहा है प्रकाश जो ल्यूमेन है और टोटल कितना ल्यूमेन लाइट सोर्स के द्वारा इमिट किया जा रहा है उसको अपन आपस में रेशो निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हमको यूटिलाइजेशन फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे अपन मेंटेनेंस फैक्टर, या इसको हम अनुरक्षण गुणक भी बोलते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस फैक्टर। तो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट, डर्ट एंड स्मोक ऑन द लैम्प्स, दे इमिट लेस लाइट देन दे इमिट व्हेन दे आर न्यू ones of similarly the walls, ceiling etc. after being covered with dirt, dust and smoke do not reflect the same output of light which is reflected when they are new। ठीक है, तो बताया गया इसमें कि लैंप या मकान की जो दीवार होती है, ठीक है, मकान की दीवार, छत और जो हमारा खिड़की दरवाजे, फिटिंग्स या अन्य रखी वस्तुओं में कई बार क्या होता है कि धूल, गंदगी आदि जम जाने के कारण इंस्टॉलेशन के अंदर इल्यूमिनेशन लेवल कम होने लगता है। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन लेवल कम होने लगता है। इंस्टॉलेशन को समय समय पर हम साफ करके जो हमारा इल्यूमिनेशन है हम उसको बनाए रख सकते हैं, इसको हम पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा इंस्टॉलेशन के सामान इल्यूमिनेशन लेवल को परिभाषित करने के लिए मेंटेनेंस फैक्टर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम मेंटेनेंस फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा इल्यूमिनेशन लेवल बना रहे। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन लेवल को बनाए रखने के लिए हम समय समय पर जितना भी डर्ट, डस्ट आदि वगैरह वगैरह चीज़ों को साफ करते रहते हैं, ताकि हमारा जो न्यू सरफेस थी, जो इनिशियल कंडीशन जो पूरी तरह से लाइट एनर्जी को इमिट कर रही थी, और जो हमारे जो सोर्सेज थे, जो नए कंडीशन में हमारे सोर्सेज थे वो कितना कर रहे थे, उस लेवल को बनाए रखने के लिए हम समय समय पर इसको साफ करके उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मेंटेनेंस फैक्टर होता है, मेंटेनेंस फैक्टर से हम इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम मेंटेनेंस फैक्टर को प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए रखते, हमारे जो भी दीवार पे, छतों पे, खिड़की दरवाज़ों पे, फिटिंग्स पे या फिर हमारे लाइट सोर्स पे यदि धूल, डर्ट, डस्ट जम जाती है तो ये 30 से 40% तक हमारी लैंप की इफ़िशियंसी को डिक्रीज कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में हम डिप्रिसिएशन फैक्टर की बात करेंगे। डिप्रिसिएशन फैक्टर, ह्रास गुणक, तो ये क्या होता है, दिस इज मोरली द इनवर्स ऑफ द मेंटेनेंस फैक्टर एंड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनिशियल मीटर कैंडल टू अल्टीमेट मेंटेन्ड मीटर कैंडल्स ऑन देयर वर्किंग प्लेन। इट्स वैल्यू इज मोर देन यूनिटी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 से अधिक होती है। और ये क्या होता है कि हमारा जो मेंटेनेंस फैक्टर होता है ये उसका रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स होता है, मतलब 1 डिवाइड बाई मेंटेनेंस फैक्टर इक्वल्स टू डिप्रिसिएशन फैक्टर। तो क्या होता है कि धूल एवं गंदगी प्रकाश स्रोत को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रकाश को काफ़ी कम कर देते हैं, जिससे हम एक डिजायर इल्यूमिनेशन लेवल को कार्यस्थल पर बनाए रखने के लिए अधिक प्रकाश प्रदान करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हमारा ये डर्ट, डस्ट और जो गंदगी है ये हमारे इल्यूमिनेशन लेवल को डिक्रीज़ करेगी, तो हमको इल्यूमिनेशन लेवल को बनाए रखने के लिए अधिक प्रकाश की, अधिक वॉट के लैंप्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जो हमें अधिक वॉट की आवश्यकता हो रही है वो एक प्रकार से हमारा वहाँ पर लाइट का ह्रास हो रहा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हमारे जो लैंप होते हैं या जो हमारे जो प्रकाश स्रोत होते हैं उसकी डिजाइनिंग के लिए हम ह्रास फैक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि जो कि कार्यस्थल पर प्रारंभिक लक्ष्य या मीटर कैंडल को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डिप्रिसिएशन फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। डिप्रिसिएशन फैक्टर मेंटेनेंस फैक्टर का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे बेस्ट ऑफ लाइट।
वेस्ट ऑफ लाइट मतलब अपशिष्ट, अपव्यय मतलब प्रकाश का अपव्यय, जो प्रकाश का हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जब जैसे कि यहाँ पर बताया गया, वेन एवर अ सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाई अ नंबर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट देयर इज ऑलवेज सर्टेन अमाउंट ऑफ वेस्ट ऑफ लाइट ऑन अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग एंड फॉलिंग ऑफ लाइट आउटसाइड द एजेस ऑफ द सरफेस। ठीक है, जब किसी सतह को लाइट सोर्स से एक साथ प्रकाशित करते हैं तो कुछ प्रकाश ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, ओवरलैप कुछ कर जाता है, या कह सकते हैं कि कुछ प्रकाश व्यर्थ चला जाता है, जो जिसका हम वर्किंग प्लेन पर यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमें प्रकाश चाहिए रहता है वहाँ पर यूज नहीं कर पाते हैं, वो बाहर सरफेस में चला जाता है, जो व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम वेस्ट लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको वेस्ट लाइट, ठीक है, तो इस प्रकार से वेस्ट लाइट, यदि हमको एक जो वेस्ट लाइट के कारण जो हमें एक वांछित इल्यूमिनेशन प्राप्त करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा आवश्यक ल्यूमेन होता है और जो वेस्ट लाइट फैक्टर होता है उससे गुणा करके हम आवश्यक ल्यूमेन की गणना करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें कि एक आयताकार सतह के लिए, या एक आयताकार सतह के लिए जो हमारा वेस्ट लाइट फैक्टर क्या होगा, तो ये 1.2 होता है। ठीक है, एक आयताकार सतह के लिए, एक प्लेन के लिए, प्लेन सरफेस के लिए जो अपशिष्ट गुणक या जो वेस्ट लाइट फैक्टर होता है वो 1.2 होता है। ठीक है, लेकिन इर्रेगुलर सरफेस के लिए, जो उबड़ खाबड़ वाली सरफेस है, अनियमित सरफेस है, तो उसके लिए जो वेस्ट लाइट फैक्टर होता है ये 1.5 होता है। तो जितना अधिक वेस्ट लाइट फैक्टर होगा, हमारा जो प्रकाश है उतना ही ज़्यादा वेस्ट होगा, हमारे ल्यूमेंस उतना ही ज़्यादा वेस्ट होंगे। ठीक है, तो वेस्ट हो जाते हैं, जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि 1.2 रेगुलर सरफेस के लिए और इर्रेगुलर के लिए 1.5 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर बताई गई है। फिर इसके बाद में आपको बताया गया है एब्जॉर्प्शन फैक्टर। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन फैक्टर की बात करें और शोषण गुणक की बात करें, तो जो एब्जॉर्ब्ड लाइट और इंसिडेंट लाइट के रेशो को एब्जॉर्प्शन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, जो अवशोषित प्रकाश है किसी भी प्लेन पर, अवशोषित प्रकाश, और उस प्लेन पर कितना प्रकाश इंसिडेंट हो रहा है, कितना आ रहा है, उसके रेशो को हम एब्जॉर्प्शन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन फैक्टर की बात की जाए तो जो इसका जो वैल्यू होती है ये क्या होता है, 0.5 तक होता है। ठीक है, ये 1 से लेके 0.5 तक वेरी करता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे बीम फैक्टर। ठीक है, तो बीम फैक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर की किरण में ल्यूमेन और लैंप द्वारा उत्पन्न ल्यूमेन के अनुपात को बीम फैक्टर कहेंगे। ठीक है, कोई भी प्रक्षेपक या प्रोजेक्टर के जो रेडिएशन में ल्यूमेन और लैंप द्वारा उत्पन्न ल्यूमेन के अनुपात को हम बीम फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है ये 0.3 से 0.6 तक वेरी करती है। फिर हम रिफ्लेक्शन फैक्टर की बात करें तो रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, रिफ्लेक्शन फैक्टर या इसको हम परिवर्ती गुणक बोलते हैं। तो परिवर्ती गुणक सतह पर परिवर्तित प्रकाश, रिफ्लेक्टेड लाइट और इंसिडेंट लाइट के रेशो को हम रिफ्लेक्शन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट और इंसिडेंट लाइट के रेशो को हम रिफ्लेक्शन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।